Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to yet another inspirational episode of दुकानदार कहानी by DG खाता। जैसे कि आपको पता है कि हम अपनी एपिसोड्स में ऐसे बिजनेसेस को अनवील करते हैं जो एक छोटे से आइडिया से शुरू हुए, लेकिन कमिटमेंट, पैशन और कंसिस्टेंसी की वजह से बन के इंस्पिरेशनल कहानी। हमारी आज की एपिसोड बहुत ही माउथ वाटरिंग और सिजलिंग किस्म की है, बिकॉज वी गोना कैप्चर द बिजनेस ऑफ फूड। ओह माय गुडनेस भाई, ये सब कुछ देख के तो मुंह में पानी आ रहा है। फूड एक ऐसा बिजनेस जो कि बहुत हाई डिमांड में है और हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द नई से नई चीजें खुल रही हैं जो फूड के अराउंड घूमती है। एक रिसर्च के मुताबिक 90% ऑफ द फूड बिजनेसेस गो आउट ऑफ बिजनेस विद इन 1 year ऑफ ओपनिंग। ऐसा कौन सी चीजें हैं जो उनको आउट ऑफ बिजनेस करती हैं और कौन से ट्रेड सीक्रेट्स हैं जो सक्सेसफुल फूड वाले अपने पास रखते हैं और कामयाब रहते हैं। इसी तरह की आज मिली जुली सी इंफॉर्मेशन हम लेंगे एक ऐसे रेस्टोरेंट से जिनका टेस्ट भी अच्छा है, जिनका एम्बियंस भी अच्छा है और क्रिएटिविटी भी बहुत है। द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ हीट, टेस्ट एंड एम्बियंस, द फायर एंड स्टेक हाउस। मैं हूं लुकमान और ये है मेरी दुकानदार कहानी। अस्सलाम वालेकुम लुकमान साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती स्केड्यूल से वक्त निकाला और हमें जो है आज इस विजिट का मौका दिया। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपका बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का जो आज आए आप इस रेस्टोरेंट में। तो चलें आज आपको डायरेक्ट रेस्टोरेंट दिखाते हैं। प्लीज, आफ्टर यू। माशाल्लाह लुकमान साहब, लिफ्ट से निकलते ही ऐसा लगा है कि आप किसी और दुनिया में आ गए। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, व्हाई फूड बिजनेस? हमारे वालिद साहब ने फूड चेन की बुनियाद रखी थी आज से तकरीबन 25-30 साल पहले। 25-30 साल पहले? एग्जैक्टली। लेकिन वो कॉन्टिनेंटल फूड नहीं था, लेकिन अगेन फूड के बिजनेस में वो स्टार्ट किया था उन्होंने। तो जब हम बड़े हुए हम देखते रहे कि वालिद साहब जब अच्छा खाना खिलाते थे लोग दुआ दे के जाते थे, और इसी तरह हमें खाने के बिज़नेस के साथ ना इश्क हो गया। और जब हमने ग्रेजुएशन की उसके बाद मैं और मेरे भाई सारों ने मिलके डिसाइड किया कि एक ऐसा इंशाल्लाह ब्रांड बनाएंगे, एक ऐसा स्पॉट बनाएंगे जहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का हर बंदा आएगा और इंशाल्लाह गवाही देगा कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। क्योंकि हम लोग ने देखा कि फूड का बिजनेस बहुत कम्पेटिटिव है, इसकी सप्लाई साइड भी बहुत है और डिमांड साइड भी बहुत है। तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फूड के बिजनेस? आई थिंक अगर आप शॉर्ट टर्म बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो फिर तो अगर आपने पैसा कमाना है और शॉर्ट टर्म बिजनेस करना है, फिर आप क्वालिटी के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ करें, आप डील्स लगाएं और अच्छा क्राउड लगाएं, मार्केटिंग आए, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म काम करना है, अगर आपने एक विजन लेकर चलना है कि यार मैंने एक इदारे का नाम लेकर आगे चलना है और कोई यूनिक चीज़ देनी है, उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करके, सबसे बड़ी बात आपको क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, फूड के साथ साथ हमने देखे कि आजकल ज़्यादा ट्रेंड जो चल रहा है वो चल रहा है कि आप एम्बियंस कैसा क्रिएट करते हैं। Exactly. अगर मैं आपकी स्पेस की तरफ देखूं तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही केयरफुली आपने जो है इस एम्बियंस को सेट किया गया है। आप देखेंगे कि साइड में मुझे लग रहा है जैसे ये असली सॉल्ट के स्टोन्स हैं। तो क्यों ये थीम रखा गया, कैसे ये आइडिया है? अच्छा, एक तो ये वाकई असली सॉल्ट के हैं। अच्छा जी जी। दूसरा ये कि मेरे बड़े भाई हैं नीस महमूद माशाल्लाह से, तो वो ना एक तो आर्किटेक्ट में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। ओके। दूसरा हम ये बिलीव करते हैं कि जो भी चीज़ इंसान के नेचर के करीब है ना, इंसान को उस चीज़ से प्यार होता है। फॉर एग्जांपल आग, लकड़ी, नमक, ये वो चीज़ें हैं जो इंसान के नेचर के अंदर शामिल होती हैं। तो हमने वो उसी से आइडिया लिया, यार ऐसे एंशिएंट चीज़ को ट्विस्ट दे के मॉडर्न एरा में हम कन्वर्ट करें। तो जो गोश्त पहले हमारे बुजुर्ग खाते थे, बड़े खाते थे, उसी चीज़ को हमने एक अच्छे तरीके से स्टेक की फॉर्म में सर्व करने का अज़म किया है। आए बैठ के तसल्ली से बात करते हैं और आखिर में आपको इंशाल्लाह फूड भी टेस्ट करवाते हैं। प्लीज, श्योर। Oh my God, another dish, ladies and gentlemen. आप लोग कैमरे की आंख से देख रहे हैं और मैं रेल में ना सिर्फ देख रहा हूँ बल्कि इसको स्मेल भी कर सकता हूँ। ट्रस्ट मी, अमेजिंग।
आई थिंक दिस इज पास्ता और एक और चीज भाई, अ बिग फैटी जूसी बर्गर। जस्ट लुक एट द साइज ऑफ दिस बर्गर। भाई ये सब कुछ देख के तो मुंह में पानी आ रहा है और मेरे टेस्ट बड्स बता रहे हैं कि ये फूड बहुत मजे का होने वाला है। दिस इज कॉल्ड, जैसा कि कलर आपको बता रहा है, दिस इज पिंक लेडी एंड दिस इज ब्लू कुलाडा। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट डिश, फायर ग्रिल फिश। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं। आई एम अनएबल टू टेल यू गाइस कि इसका टेस्ट कितना मजे का। और नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई देयर सिग्नेचर थिंग व्हिच इज हिमालयन स्पेशल स्टेक। लेट्स टेस्ट इट। परफेक्ट स्टेक। मैंने अपनी जिंदगी में इससे अच्छा स्टेक नहीं खाया। मतलब ये कैमरे के लिए नहीं मैं कह रहा, इट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। फूड बिजनेस के अंदर रॉ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एज अ बिजनेस ओनर कैसे इस चीज को इंश्योर करते हैं कि आपके रॉ मटेरियल में एक कंसिस्टेंसी रहे? अच्छा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। मेरे वालिद साहब, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, वो हमें कहते थे, बेटा हमेशा दूसरों को वही चीज़ खिलाना जो आप खुद भी खा सकते हो। उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप मटेरियल कहाँ से लेते हैं। आप फॉर एग्जांपल अगर आप बीफ ले रहे हैं और आपको पता भी नहीं है ये बीफ है भी या अल्लाह माफ़ करे कोई और चीज़ आप ले रहे हैं, तो उससे आपका पूरा बिजनेस वो है कोलैप्स हो सकता है। तो हमने इसके लिए मॉनिटरिंग करने के लिए प्रॉपर एक टीम बिठाई हुई है जो खुद अपने सर्वेलेंस के अंदर जाते हैं, मीट परचेज करते हैं, कहाँ से स्टिक्स बनती हैं, उनके साथ बैठ के वो चीज़ें बनाते हैं। फिर अगेन फ़िश है, फ़िश के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट है हमारा। ड्रिंक्स हैं, ड्रिंक्स के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट है। मतलब हमने प्रॉपर एक टीम लिखी हुई है जो पूरी इस परचेजिंग डिपार्टमेंट को मैनेज करती है। नॉर्मली फूड बिजनेसेस के अंदर ये होता है कि जब ओपनिंग होती है तो बहुत अच्छा टेस्ट होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ टेस्ट नीचे जाना शुरू हो जाता है। सुनने में आता है कि जी एक शेफ आता है जो आपको ओपनिंग करके देता है, उसके बाद जब वो शेफ चले जाता है तो वो टेस्ट भी चले जाता है। इस चीज़ को किस तरह से आप लोगों ने टैकल किया? अच्छा, सबसे पहले बात यह है कि आप बिजनेस में अगर आगे जाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए उसके जो सीक्रेट्स हैं ना वो आपके पास खुद होने चाहिए। अगर आप एक शेफ़ के ऊपर रिलाई कर रहे हैं तो ये आप इस तरह सोच लें कि आप किसी के कंधे के ऊपर बंदूक रख के जंग लड़ रहे हैं। आपके पास एक्सपर्टीज़, आपके सीक्रेट्स, जो आपकी रेसिपीज़ होती हैं, आपके खुद अपने कंट्रोल में होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं जो अनीस महमूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा काम फूड का वो खुद भी जानते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि फूड का बिजनेस जो है बड़ा कंपेटिटिव बिजनेस है। प्राइस वॉर इसके अंदर एक बहुत बड़ा आंसर रहता है। बट अगेन अगर आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हो और कंसिस्टेंट दे रहे हो तो प्राइस वॉर के ऊपर थोड़ी सी बहस की जा सकती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बार बार हम दूसरे शहर जाते हैं सिर्फ चने खाने के लिए। अक्सर आपने देखा हो मियाँ जी की दाल खाने के लिए लोग वहाँ से कितना, अब लोग ये नहीं देख रहे कितना मेरा पेट्रोल लग रहा है, उस टाइम प्राइस इट डजंट मैटर। अगर आपकी क्वालिटी ऐसी है, आपको यूनिक चीज़ दे रहे हैं, तो हो सकता है लोग कराची से खाने के लिए रावलपिंडी हैं। अब मुझे ये बताएं कि सर्विसेज का भी बिजनेस है ये फूड, कि आपके जो वेटर्स हैं, आपके मैनेजर है, इनकी ट्रेनिंग्स के ऊपर अगर कोई बंदा रेस्टोरेंट के बिजनेस में जाता है तो उसको कितना फोकस रखना चाहिए इस चीज़ पे? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि देखें, यहाँ जैसे हमारा फायर एंड स्टेक हाउस है, यहाँ मोस्टली एलीट क्लास आएगी। उसके अंदर कुछ हमारे क्रिकेटर्स भी आते हैं, सिंगर्स भी आते हैं। हमारे जो एलीट जो क्लास है पूरे पाकिस्तान की वो आती है, क्रीम आती है, फिर फैमिलीज आती हैं। अगर आपके वेटर्स को बात करने का तरीका नहीं पता, बेशक आपका फूड अच्छा है, आपकी एम्बियंस अच्छी है, अगर वो सही तरीके से उनका बिहेवियर रीड नहीं कर पा रहे, उनको डील नहीं कर पा रहे, तो आई थिंक वो चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। अगर मैं पर्सनली एज अ कस्टमर आपको बताऊं कि मैं एक ऐसी जगह जाता हूं जहां खाना भी अच्छा है, एम्बियंस भी अच्छी है, लेकिन बदतमीज स्टाफ है, तो आप इस तरह की चीज़ों के लिए किस तरह से अपने स्टाफ को स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देते हैं, या मार्केट में रेडीली अवेलेबल हैं इस तरह के वर्किंग स्टाफ? इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर रहे हैं? अच्छा, इसमें यह है कि हमारे पास जो स्टाफ होता है ना, उसको पहले हम ट्रेन करते हैं। पहले उनकी प्रॉपर हायरिंग के बाद हम इंटरव्यूज़ लेते हैं, उसके बाद उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ही हम उनको कस्टमर्स को डील करने का मौका देते हैं। आप लोगों ने अपना इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है जिसके थ्रू आप उसको स्क्रीन आउट करके बंदे को ट्रेन करते हैं। एग्जैक्टली। रिटेंशन इस बिजनेस में कहते हैं बहुत कम है, कि आपने आज एक वेटर हायर किया, आज एक शेफ हायर किया, कुछ अर्से बाद अच्छी पे कहीं ना कहीं निकल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है इस फूड इंडस्ट्री का। अच्छा, मेरे वालिद साहब
बोला करते थे कि इंसान की पहचान करनी हो ना तो ये देखें कि इसके पुराने दोस्त कितने हैं और पुराने इसके मुलाजिम कितने हैं। क्योंकि जो बंदा पुराने मुलाजिम रखता है ना, इसका मतलब ये है कि उसके पास इतने गट्स हैं, उसको मैनेज करना आता है, उसको हैंडल करना जाता है, उसका इतना बिहेवियर है कि उसके साथ लोग ठहरे हुए हैं। फूड के बिजनेस के अंदर हाइजीन और खास तौर पे जो आपका लेफ्ट ओवर फूड होता है उसको रिसाइकल करना एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट मैं कहता हूँ। और जो लोग नए इस बिजनेस के अंदर आते हैं उनको सबसे पहले इस तरह के मसले नजर आना शुरू होते हैं। कितनी हद तक ये बात सच है, वाकई में ये एक बड़ा मसला है या ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट की वजह से होता है? आई थिंक इसके अंदर आपको चूज करना है कि आपके लिए क्वालिटी ब्रांडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या तो टेम्परेरी प्रॉफिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मिसाल देता हूँ तहज़ीब बेकर, जो कि एक वेल नोन बेकरी है। आप कभी भी तहज़ीब बेकर में 9 बजे से बाद जाइएगा, आपका अगर इत्तेफाक भी हो तो आपने बात नोट की होगी कि वो हमेशा खाने के साथ कुछ ना कुछ चीज़ एक्स्ट्रा दे रहे होते हैं। ओके। वो क्यों दे रहे होते हैं कि वो जो उनका लेफ्ट ओवर जो आप बता रहे हैं वो दोबारा यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि वो क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अब जो कस्टमर जा रहा है उसके ज़हन में 2 इमेजेस जा रहे हैं। एक ये जा रहा है कि यार कि इसका मतलब है कि बाकी चीज़ें फ्रेश हैं, अगर ये रात को ये लेफ्ट ओवर्स हैं साथ साथ दे रहे हैं ताकि कल सुबह दोबारा इस्तेमाल ना करनी पड़े, इसका मतलब है सुबह जो इनका सामान बनेगा वो फ्रेश बनेगा। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन ये जाती है और एक अच्छा जेस्चर भी है और एक एडेड एडवांटेज भी है कस्टमर्स के लिए। एग्जैक्टली। तो इसमें आपको चूज़ करना होता है कि आपने टेम्परेरी प्रॉफिट को देखना है, क्योंकि कुछ रेस्टोरेंट वाले ऐसे होते हैं जो चीज़ें बच जाती हैं उसी को यूज़ करके दोबारा रिस्टोर करके एग्जैक्टली कर। जनरली जब भी कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करने लगता है तो उसके ज़हन में होता है कि यार इसकी मार्केटिंग अच्छी करनी चाहिए, मुझे इन्फ्लुएंसर हायर करने हैं, मुझे सोशल मीडिया पे जाना है, मुझे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हिट करना है। कितना % रोल है कि मार्केटिंग नए कस्टमर्स को लैंड करने में तो कामयाब होता है, लेकिन क्या कस्टमर रिटेंशन में भी मार्केटिंग काम आती है? बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, क्योंकि जो बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है उसको यही बताया जाता है, ये सिनारी बाग दिखाए जाते हैं कि आप मार्केटिंग करोगे, आप कुछ भी बेचोगे तो चीज़ बिक जाएगी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन आप रिटेंशन नहीं दे सकते मार्केटिंग पे। फॉर एग्जांपल कि आई हैव हायर्ड ग्रेट इन्फ्लुएंसर्स या मतलब जो अच्छी मार्केटिंग करने वाले एजेंसीज हैं, मैं उनको हायर कर लेता हूँ। फर्स्ट टाइम कस्टमर आ जाएगा, लेकिन एक कस्टमर का अगर बैड एक्सपीरियंस है। अब मैं ये सवाल अगर आपसे पूछता हूँ कि अगर आप किसी मार्केटिंग ऐड देख के या किसी के बारे में सुन के आप किसी रेस्टोरेंट जाते हैं और आपको खाना आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लाता, तो वो ऐड बेशक आपको दोबारा दिखाया जाए, दोबारा आपको रिकमेंड किया जाए, कि आप वहाँ जाएंगे वापस? बिल्कुल नहीं जाएंगे, डेफिनेटली। एग्जैक्टली। तो मार्केटिंग से आप फर्स्ट टाइम कैप्चर कर सकते हैं कस्टमर, लेकिन उसकी रिटेंशन नहीं हो सकती। रिटेंशन के लिए आपको क्वालिटी चाहिए, आपको अच्छा बिहेवियर चाहिए, आपको फूड क्वालिटी चाहिए, आपकी एम्बियंस चाहिए, सब कलेक्टिवली मिलेंगे तो फिर जाके आपके पास कस्टमर दोबारा आएगा। अगर मैं आप बात करूं कि प्राइस वॉर का बिजनेस है ये और रॉ मटेरियल के अंदर प्राइस फ्लक्चुएशंस आती हैं, तो कितनी तेज़ी से फूड बिजनेस के अंदर वो इम्प्लीमेंट हो जाती हैं फाइनल प्रोडक्ट के अंदर? क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग इंतज़ार करते हैं कि अच्छा प्राइसेस एक खास लेवल से ऊपर जाएंगे तो हम अपनी प्राइसेस बढ़ाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली वही सारा बोझ कस्टमर्स पे जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है इंडस्ट्री फेस कर रही है, आप लोग इसके कैसे करेंगे? असल में मैं समझता हूँ कि अगर आपने बिजनेस करना है तो आपको रिटेंशन चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल कि आज बीफ महंगा हो गया है तो मैंने स्टेक की कीमत एकदम बढ़ा दी है, तो कल क्या बीफ सस्ता होगा तो मैं स्टेक की कीमत नीचे करूँगा? आप अमूमन ये चीज़ नहीं देख। मेरे ख्याल के मुताबिक आप जब बिज़नेस करते हो ना, तो बिज़नेस क्या है, आज प्रॉफिट है कल लॉस है। आपको रिटेंशन का पता होना चाहिए कि आप कंसिस्टेंट हो। ऐसा अगर आप रोज़ चेंज करेंगे तो ये इट क्लियरली डिपिक्ट्स एंड डेमोन्स्ट्रेट योर अनप्रोफेशनल बिहेवियर। तो क्या वैसे वाकई में मार्केट में जब प्राइसेस नीचे आती हैं तो आप लोगों की प्राइसेस में फ़र्क आता है? सर नीचे नहीं जाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर भी नहीं जाता, क्योंकि हम जब भी कोई प्राइस सेट करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। अब हमारा फॉर एग्जांपल 2020 से ये रेस्टोरेंट हमने फायर एंड स्टेक हाउस स्टार्ट किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 से 2 बार प्राइसेस चेंज की हूँ। इसमें कितनी बार हुआ कि चीज़ें बढ़ी, चीज़ों की वैल्यूज़ बढ़ी, लेकिन हमने वो रिटेन किया, हमने प्राइसेस को बढ़ाया नहीं है। आपका माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर और आपने पहली ब्रांच खोली, फिर कुछ अर्से बाद दूसरी ब्रांच की तरफ गए, तो डेफिनेटली यू आर डूइंग समथिंग वेरी राइट। नए आने वाले लोगों के लिए जो इस बिज़नेस को ऑप्ट करना चाहते हैं, इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, उसके लिए कोई सी 3 डूज एंड डोंट्स बता दें हमारे व्यूअर्स के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने आपको ऑलरेडी
गुफ्तगू के अंदर बताया कि शॉर्ट टर्म के अंदर नहीं जाएं। शॉर्ट टर्म के अंदर जब आप रेस्टोरेंट नया स्टार्ट होता है तो हर बंदा ट्राई करने के लिए आता है। उस टाइम हमारे ज़हन में ये आ रहा होता है कि यार इतना क्राउड है, इसी तरह से क्राउड आता रहेगा, तो हम बहुत सी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। तो दूसरी बात यह है कि अक्सर हम लोग बैकअप के बारे में नहीं सोचते। हमें बिजनेस के बारे में समझाया गया है कि जब आप ये सोचो कि इतना प्रॉफिट हो सकता है तो ये भी सोचो कि अल्लाह ना करे अगर लॉस होता है तो फिर मेरे पास पीछे बैकअप क्या है। तो मेरी सजेशन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है, अगर आप 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 50 लाख रुपए पीछे बैकअप भी रखें। हो सकता है 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ आपको शुरू में स्ट्रगल फेस में आपके इन्वेस्ट हों, आपके दोबारा आपको ज़रूरत पड़े। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप कोई यूनिक आइडिया लेकर आएँ। मतलब हमारे पाकिस्तान में मोमेंट ये होता है कि अगर एक बंदे का एक काम चल पड़ा है तो हम ये नहीं देखेंगे यार कि इसमें कितना पोटेंशियल है, हम सब बंदे ना वही उसी तरफ चले जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कितने अल्लाह ताला ने आपको क्रिएटिव दिमाग दिए, यूनिक आइडियाज़ लेकर जाएं। और खास तौर पे फूड के बिजनेस के अंदर तो आपको डिफरेंशिएट करने के लिए इनोवेशन और क्रिएटिविटी दोनों चीजें चाहिए। एग्जैक्टली हम कितनी बार देखते हैं कि वन डिश मिलियनेयर वो कैसे बनते हैं कि एक ही चीज़ को उठाते हैं, एक यूनिक आइडिया को वो लेते हैं। अभी मैं रिसेंटली एक आज़ाद चाय वाले की वीडियो देख रहा था। हमारे मेंटोर हैं, हम काफ़ी सीखते हैं उनसे। तो वो मैं वीडियो में देख रहा था कि वो कह रहे थे जैसे कि सबवे के अंदर होता है ना, आप बर्गर्स में सैंडविचेस में अपनी मर्जी की चीज़ें डलवाते हैं, ऐसे डेजर्ट्स के अंदर भी आप करवा सकते हैं। आप एक बेस लें, बेस के अंदर अपनी मर्जी की क्रश फॉर एग्जांपल कैंडीज होगी, ऐसी चीज़ें आप फ्रूट्स होगे आप डाल के डेजर्ट प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक यूनिक आइडिया उठाएं, उसके ऊपर वर्क करें। वो बेशक स्मॉल स्केल पर हो, लेकिन इंशाल्लाह आप एक टाइम होगा कि उसी की 100 आउटलेट्स में जा सकते हैं। थैंक यू सो मच लुकमान, आपके टाइम के लिए और आपकी इंसाइट्स के लिए। मेरा ख्याल में बहुत ही वैल्यूएबल किस्म की इंसाइट्स आज हमें सुनने को मिली हैं फ्रॉम द वेरी ऑन लुकमान हु इज़ रनिंग दिस शो ओवर हियर, जिसका नाम है फायर स्टेक हाउस। इस फूड बिजनेस के अंदर आपको इनोवेशन चाहिए, आपको क्रिएटिविटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, क्वालिटी मेंटेन रखनी है और एक अच्छा बजट मेंटेन रखना है। इन सारे बहुत ही मज़ेदार आइडियाज़ के साथ मैं आपसे आज की इस एपिसोड ऑफ दुकानदार कहानी बाय डीजी खाता से इजाज़त चाहूँगा। लेकिन जाने से पहले आपको बताता चलूँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑफ डीजी खाता।